नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूं आप लोगों के बीच। फिर भी जहां तक मेरा उम्मीद है, जहां तक मेरा कर्म है, कर्म सत्य होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में हम लोग खड़ा है। हिंदुस्तान भारत संस्कृति पूरे विश्व की संस्कृतियों में एक होता है। तो सत्यमेव जयते एक शब्द होता है, सत्य का ही जीत होता है। दिखने में तो लगता होगा कि लोगों का लाइव क्लास कंटिन्यू चलता है, लेकिन हमारा क्लास लाइव कंटिन्यू नहीं चलता है। लेकिन जल्द आप लोगों के बीच हमेशा लाइव क्लास आपके बीच कंटिन्यू देंगे। टाइम शेड्यूल बना रहे हैं, समय निकाल रहे हैं उसके लिए। तो अभी मैं आपके बीच हमेशा रिकॉर्डेड दे रहा हूँ कुछ दिनों से क्लास। इसके टाइमिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम के चलते ही लाइव क्लास देना पड़ रहा मुझे। प्रतिदिन मैं क्लास में आते हूँ तो मैं यही बताता हूँ कि लाइव क्लास देने का कारण टाइम का थोड़ा सा कमी पड़ रहा है और थोड़ी सी परेशानी कुछ है आंतरिक। फिर भी कर्म में, कार्य में कोई रास्ता अलग नहीं होगा। कर्म रास्ता सही दिशा की ओर ले चलेंगे, सही टॉपिक पे ले चलेंगे, सही तरीका से ले चलेंगे, ये पूर्ण विश्वास कीजिए। और आप क्वेश्चन के प्रति बारीकी से ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाया और किस कैटेगरी से समझाया। क्योंकि आज मैं क्लास के अंदर में बच्चे लोग के क्लास में देखता हूँ तो मैं देख करके बहुत तरह बातें सोचता हूँ, और यही इतिहास मुझे दिखता है। तो मैं समझता हूँ कि क्या शिक्षा, क्या पढ़ाई आज के बच्चे के हमारा है कि बच्चे लोग को छोटी छोटी चीज़ों की जानकारियाँ नहीं है। क्लास 10th हो गया, 11th हो गया, तो बताइए कि क्या ही शिक्षा हो रही है हमारे समाज में। शिक्षा के पद तभी आप लोग कुछ दिन पहले देखे थे कि बिहार में टेस्ट हो रही थी 3 माही परीक्षा का। कुछ बच्चे को पेपर का रूटीन कुछ और है, पेपर कुछ और दिया गया, पेपर कुछ भीग गया पानी के अंदर में। अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। और बच्चे लोग परीक्षा हॉल में जब जा रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि क्या चीज़ पूरे गैस पेपर, पूरे मसाला के साथ जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए। इसे हम क्या निवारण कर सकते हैं, ज्ञान क्यों। मैं बड़ी इस पर चिंता करता हूँ कि ऐसा पढ़ाई हमारे समय नहीं होती थी कि परीक्षा हॉल में मैं जाता हूँ तो पेपर लेकर जाऊँ, गैस पेपर लेकर जाऊँ तब परीक्षा दूँ। ना गार्जियन बोलने वाले हैं, ना टीचर बोलने वाले हैं, ना बच्चे को उससे प्रति सोच है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, कहाँ तक सही हूँ। तो जितनी चीज़ हमारा गलत है, गलत का निष्कर्ष थोड़े धीरे धीरे आता है और सही भी धीरे धीरे आता है। लेकिन सही का जो चलने का तरीका होता है थोड़ा स्लो होता है और गलत बहुत तेज़ी से चलता है। ये आप समझने की, जैसे खाना पकाना हो, सुंदर खाना पकाना होगा थोड़ा समय लगेगा। और खाना जाल देना है, जला देना है, खाना को किसी तरह से बना देना है तो तेज आंच करके बना सकते हैं, लेकिन उसमें स्वाद नहीं आएगा। तो मेरा काम स्वाद वाला काम, मैं धीरे धीरे काम करता हूँ लेकिन सही करता हूँ और स्वाद के साथ करता हूँ। तो आइए बिना समय को व्यर्थ किए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। 3.5 में हम लोग क्वेश्चन 4 का 2 नंबर तक हल किया था। आज 3, 4, 5 3 क्वेश्चन इसमें और बचा है। इसके बाद मैं आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट तरीका से बात करूंगा, उसमें जैसा होगा वो बताया जाएगा। आइए प्रश्न के ऊपर ध्यान देते हैं। इसमें हम लोग का प्रश्न जो बना है वो मैं बता देना चाहता हूं कि कहां तक हम लोग काम कर लिए हैं। आज हम लोग काम करेंगे इस प्रश्न की तरफ, जैसा कि प्रश्न आपके बीच सामने है। 4 नंबर में पूरा सब्जेक्ट यही है कि समस्याओं रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और हल कीजिए यदि उनका अस्तित्व किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब इसका कहना वही है जैसा कि पहले से ही मैं बताते आ रहा हूं कि जो भी समस्या दिया है उसको रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब हो गया कि 2 समीकरण के युग्म बनाइए। समीकरण युग्म क्या होता है तो देखिए, रैखिक समीकरण जो होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसके बाद होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार से हमें इस समीकरण को बना करके तब हल करना है। अभी इसमें ये बोला है कि किसी भी बीजगणितीय विधि का प्रयोग कीजिए, जो विधि का मन करे प्रयोग कीजिए। 3 विधियां हमारे पास उपलब्ध है जो कि आपके क्लास के अंदर में है। एक है विलोपन विधि, एक है वज्र गुणन विधि और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। मतलब 3 प्रकार की विधि है, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन विधि।
आगे पीछे कोई भी हो सकता है, इससे कोई जरूरत नहीं है। तो पहले प्रतिस्थापन पढ़े हैं, तब विलोपन पढ़े हैं, तब वज्र पढ़े हैं। तो 3 विधि में से कोई भी विधि यहाँ पर लगा कर आप इसको हल करना है, जो सुविधा लगे। इसीलिए प्रश्न लिख दिया है कि जो विधि के द्वारा आपको हल करना है कीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये जब भी प्रश्न आएगा तो 2 नंबर का आ सकता है, ये ध्यान रखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे परीक्षा में दे दिया जाए तो अलग बात है, लेकिन 5 नंबर जो प्रश्न नहीं है। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर क्वेश्चन के प्रति ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है। यश नाम के एक बच्चा है, वो अपने परीक्षा में 40 अंक अर्जित करता है, 40 अंक प्राप्त करता है। प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ये कहना है कि 40 नंबर उसको मिला है एक आदमी को टेस्ट में, लेकिन सही का जवाब दिया, एगो सही का जवाब दिया तो 3 अंक दिया गया है, एक गलती दिया तो 1 अंक उसको काट दिया गया, तब उसको 40 मिला है, ठीक है। पुनः में है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध पर 2 अंक काटते हैं तो 50 अंक अर्जित करते हैं। 2 बार स्टेप है, डबल स्टेप है। पहला बार में परीक्षा हुआ उसका तो 40 नंबर आया, एक सही पर 3 अंक दिया गया, एक गलती पर 1 अंक काट दिया गया। दूसरा स्टेप में है कि एक सही पर 4 अंक दिया गया और एक गलती पर 2 अंक काट दिया गया। तो दूसरा बार में 50 आया, पहला में 40 आया। तो पूछा जा रहा है कि टेस्ट में कुल प्रश्न कितने थे, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, यही बताना है हमें। मालूम नहीं है मेरे पास कि क्या प्रश्न है क्या नहीं है, मैं इसको समीकरण बनाऊंगा तो भी हमारे पास पता चलेगा। तो आइए प्रश्न के ऊपर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैसे है। सबसे पहले मैं हल लिखता हूं, मैथमेटिक्स बनाने से पहले हल लिखता हूं। मेरे को मालूम नहीं है कि सही प्रश्न कितने हैं, यहाँ पर लिखा गया ना टेस्ट में कितने प्रश्न हैं, तो प्रश्न सही और गलती बताना है कि टेस्ट में कौगो सही प्रश्न है कौ गलती है, या टोटल प्रश्न कौगो सही हुआ था, टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बताना है कि 40 अंक मिला और यहाँ 50 अंक मिला, मालूम नहीं है। लिखते हैं माना कि सही प्रश्न की संख्या बराबर x, ठीक है। अशुद्ध कहिए या गलत कहिए, यहाँ पे लिखा गया है सही मतलब सही प्रश्न की संख्या और गलत प्रश्न की संख्या मैं ले लेता हूं। गलत प्रश्न की संख्या बराबर y है। यहाँ पर जो गलत और गलत लिखे हैं, गलत के मतलब अशुद्ध हो गया। मैं बताया कि माना कि सही प्रश्न की संख्या x है और गलत प्रश्नों की संख्या y है। यहाँ पर ये बात आपके बीच समझ में आई, तो इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि सही प्रश्नों की संख्या x है और गलत प्रश्नों की संख्या जो है y है, ठीक है। तो सही प्रश्नों की संख्या x है, गलत प्रश्नों की संख्या y है, तो ध्यान देने की चीज है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि सही प्रश्नों की संख्या x हो गया और गलत प्रश्नों की संख्या y हो गया। अब मैं काम करता हूं। अब 40 अंक मिला है कब, जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, तो सही संख्या x है तो कुल नंबर कितना हो जाएगा 3x, और गलत कितना बताया है अशुद्ध पर 1 अंक, तो गलत का संख्या y है तो 1y, लेकिन y लिखाएगा बराबर कितना अंक प्राप्त किया 40। ये समीकरण हमारे बीच हो गया 1। टोटल जोड़ेंगे तो 40 अंक के बराबर होगा। 3x के मतलब कुल अंक हो गया सही का, और गलत का 1y के साथ में y का गुना करेंगे तो y लिखाएगा, तो 1 नहीं लिखाएगा। उसी प्रकार से दूसरा स्टेप में है कि 4 अंक सही पे दिया था, तो 4x हो जाएगा पूरा अंक, और y पे 2 अंक मतलब गलत पर 2 अंक दिया था है तो 2 अंक। समझ में आया, सही और गलत मिलाकर के कितना है 40 अंक। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, इस समीकरण में माइनस क्यों करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ी सी समझना होगा। क्योंकि माइनस इसलिए करना है कि सही और गलत के अंतर 40 प्राप्त होते हैं, तो इसलिए y बराबर यहाँ पर हमको 40 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर 2y बराबर हमको लिखना पड़ेगा 50।
समीकरण हो जाएगा 2। ये माइनस क्यों किया गया, ये ध्यान देने की चीज है, क्योंकि टोटल सही प्रश्न हम जवाब दिए हैं 3x में से कम हो गया एक y। एक का मतलब हो गया, इसका देहाती भाषा में शब्द है कि एक के मतलब हो गया कि वो गलत हम किए थे, काट करके टोटल हमको मिला है 40, सही गलत कटने के बाद 50 मिला है। प्रश्न तो ज़्यादा हुआ है लेकिन कटिंग करके हमको 50 अंक मिला, कटिंग करके 40 मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 बन गया, समीकरण रैखिक युग्म तैयार हो गया। अब इसको हल करना है तो देखते हैं कि दोनों में पद बराबर नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर y है, पर 2 है। तो समीकरण 1 में y से गुना करेंगे तो ये पद, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये पद बराबर हो जाएगा, और इसको घटा देंगे तो ऑटोमेटिक ये कट जाएगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो 1 में गुना कीजिए 2 से तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 2y, 40 दूनी 80, और ये 4x माइनस 2y बराबर 50, जो है उसी तरह से रहेगा। माइनस प्लस माइनस, ये दोनों क्रॉस होगा क्योंकि प्लस और माइनस में है। 6x में से 4x घटेगा 2x हो जाएगा, 80 में से 50 घटेगा 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। इसलिए x बराबर आपके बीच कितना आ गया 15। यहाँ पर पता चल गया कि टोटल प्रश्न में सही प्रश्न कौगो हुआ था, यश ने सही प्रश्न कौगो जवाब दिया है 15 गो। अब इसको फिर निकालना है y का वैल्यू। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो 2 रखे चाहे 1 रखे उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जिसमें इच्छा कर उसमें रखिए। 4x माइनस 2y बराबर 50, x का मान आपके बीच 15 है, माइनस 2y बराबर 50, 15 चौका 60 माइनस 50 बराबर 2y, 10 बराबर 5 बार में कटेगा, इसलिए y बराबर हो गया 5। आप सोच सकते होंगे कि सही प्रश्न कौगो जवाब हुआ था 15 गो, मतलब 15 गो सही प्रश्न था, 5 गो गलत प्रश्न था। ठीक है, तो पूछा जाए कुल प्रश्न की संख्या कितनी, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में प्रश्न कितने थे, तो सही प्रश्न कितना हुआ 15 गो और गलत प्रश्न कब हुआ 5 गो। तो ये आपके 5 और 15 टोटल प्रश्न की संख्या कितनी हो गई, 15 को सही का जवाब दिया गया है। तो तभी तो 15 में आप गुना करेंगे कितना से, 3 से, तब 45 हो जाएगा, और 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो टोटल प्रश्न की संख्या कितनी हो गई, तो 15 और 5 20। तो अतः लिख देंगे अतः सही प्रश्न की संख्या बराबर 15 और गलत प्रश्न की संख्या बराबर 5। कुल प्रश्न की संख्या पूछा जाएगा जोड़ दीजिए 20। इस प्रकार से ये आपके बीच आंसर प्राप्त हो गया कि कितना सही हुआ कितना गलत हम लोग किए। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आपके बीच आएगा 15-5 टोटल प्रश्न के पूछा जाएगा तो आपके बीच कितना होगा, तो 20 होगा। यही आपके बीच प्रश्न का जवाब हुआ और यही आपके क्वेश्चन का जवाब हुआ। यहाँ पर आप समझ सकते होंगे, दोनों चीज़ मैं आपको अलग अलग बता दिया हूँ। गलत टोटल का संख्या आपके 20 दिया है, हमने अलग अलग करके और 20 बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे बीच 4 का तीसरा नंबर समाप्त हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में यही था कि समीकरण युग्म बनाइए, उसके बाद इसको अस्तित्व है तो कोई भी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए।
जैसा कि लिखा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर दूरी पर है। एक राजमार्ग मान लीजिए कि एक रास्ता हो गया, ये यहां से यहां तक टोटल दूरी है 100 किलोमीटर। यहां पर ए बिंदु है, यहां पर बी बिंदु है। इसके बाद लिखा गया है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, तो भिन्न भिन्न चालों से अगर एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटा के पश्चात मिलती है बाद। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार है, यहाँ पर एक कार है, यह यहाँ से चलना चालू करती है और एक कार यहाँ है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। तो दोनों कार एक दिशा में जाती हैं तो कितना घंटा के बाद मिलती है, तो 5 घंटा के बाद मिलती है। दोनों कार एक दूसरे से कितना घंटा के बाद मिलती है, तो 5 घंटा के बाद दोनों ये कार 5 घंटा के बाद मिल जाती है। ठीक है, यह समझने के लिए ऐसे बनाया कि दोनों कार 5 घंटा के बाद मिल जाती है जब एक ही दिशा में चलती है तब। इसके बाद इसमें लिखा गया है कि यदि वो विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। विपरीत के मतलब हो गया कि यहाँ से अगर इस दिशा में चलती है और यहाँ से ये इस दिशा में चलती है तो दोनों कितना घंटा के बाद मिलती हैं, 1 घंटा के बाद मिलती है। दोनों एक दूसरे से कितना घंटा के बाद मिलती हैं, तो 1 घंटा के बाद मिलती है। इसमें लिखा गया ये बात 1 घंटा के बाद मिल जाती है। ये जो बिंदु बना है कार है, ये भी कार है, ये पहली कार है दूसरी कार, ये पहली कार है दूसरी कार। तो एक दिशा में चलती है तो 5 घंटा के बाद मिलती है और एक दूसरा के विपरीत चलती है तो 1 घंटा के बाद मिलती है। तो हमसे प्रश्न किया गया है, प्रश्न ये किया गया है इसके अंदर में कि ये बताइए कि दोनों कारों की चाल क्या है। लिखा गया है दोनों कारों की चाल क्या है, चाल इसकी कार की कितनी चाल है ये बताना है। मुझे नहीं मालूम है तो मैं क्या करूंगा, इसको मानूंगा। ठीक है, बिना माने हुए कैसे पकड़ पाएंगे, 2 चर में रैखिक समीकरण नहीं बनेगा। लिखते हैं माना कि पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ हमारे बीच मैंने कार की चाल मान दिया, पहला कार की चाल x हो गया, दूसरा का y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर में है और घंटा यहाँ पर दिया है टाइमिंग 5 घंटा, इसीलिए घंटा लेना पड़ा। अब प्रश्न से बात करते हैं, समझने की चीज है ये कि इसमें लिखी गई है कि एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटा में पहली कार की कुल दूरी कितना होगा, चाल गुने समय, चाल गुने समय बराबर दूरी होता है। तो यहाँ पर सूत्र होता है, लिख देते हैं चाल गुने समय बराबर दूरी। इसी फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करके काम करेंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर चाल गुने समय, चाल है x और समय है 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, निकालेंगे तो 5x हो जाएगा, क्योंकि चाल x है और समय 5 है, तो 5x हो गया माइनस दूसरा का y है तो ये हो जाएगा 5y। अब बराबर कितना किलोमीटर जा रही है, तो टोटल कितना किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर है। क्यों घटाया गया, क्योंकि पहली कार में से दूसरी कार घटाएंगे, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है तब मिल रही है। ठीक है, तो ये पीछे से चल रही है ना और आगे से चल रही है तो इतना माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर आए, इसके बाद इसमें से क्या करेंगे, 5 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 100। ठीक है, ये काट दीजिएगा, 20 बार में कट जाएगा। समीकरण बन के तैयार हो गया आपके बीच x माइनस वाई बराबर 20। ये हो जाएगा समीकरण आपके बीच 1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्टेप हुआ। अभी दूसरा स्टेप में और कुछ काम करना है इसमें। ठीक है, दूसरा स्टेप में काम करना है, उसको यहां पर बता रहे हैं। लिखते हैं पुनः लिखा गया है कि 1 घंटे पश्चात मिलती है जब एक दूसरा से आती है तब।
तो 1 घंटा पश्चात कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। और y के साथ करेंगे 1 का गुना तो y हो जाएगा। टोटल दूरी कितना हो रहा, लिखा गया है 100। ये हो जाएगा समीकरण आपके बीच 2। ये समीकरण 2 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 1 घंटा में कुल दूरी हो जाएगा 4 गुने समय, 1 में x से गुना करेंगे तो x, 1 में y से गुना करेंगे तो y। टोटल दूरी तय करके कितना आई, इधर इधर से मिला करके कितना होगा, 100 ये होगा, क्योंकि 100 दूरी का बात हो रही है। अब आप देखते हैं कि इसमें x प्लस वाई, इसमें हो गया x माइनस वाई। तो देखते हैं y का मान चिन्ह विपरीत है तो जोड़कर कटा देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 20 और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100। जोड़ पर चिन्ह नहीं बदलता है तो 2x हो जाएगा बराबर 120। कटा दीजिए यहाँ पर 60, इसलिए हो गया x बराबर 60। x बराबर आपके बीच कितना आ गया, 60 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। 60 आया, अभी यहाँ पर किलोमीटर मत लिखिए, तो 60 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ तक आपके बीच x का मान आ गया, अभी y का मान निकालना है। तो मान लगाते हैं। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर x माइनस वाई बराबर 20 है। मान लगाइए x का मान आपके बीच 60 है, माइनस वाई बराबर 20। तो ये आप समझते हो कितना हो जाएगा, या 60 माइनस 20 बराबर y, इसलिए y बराबर हो जाएगा 40। तो यहाँ आपका एक मान आ गया y का 40 और एक आ गया 60। तो इसमें कार की चाल हो गई, पहली कार की चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको अब लिख दिया जाए। अतः पहली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपके बीच इसका आंसर हुआ, यही आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार से आपके 4 नंबर प्रश्न के चौथा नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। एक प्रश्न और आपके बीच है, उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि क्या है, कैसे है। इस प्रश्न को थोड़ा सा देखा जाए क्या है। प्रश्न में वही काम इसमें भी है, हल करना है बीजगणित के कोई भी विधि से। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। एक बार में कहा गया है क्योंकि आयत के क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है कब, यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। दूसरा स्टेप पर कहता है लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई कितना है, यही प्रश्न है। 2 स्टेप में आपका है, पहले रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा तब हम इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं मालूम है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है। आइए, माना कि आयत की लंबाई बराबर 1 इकाई तथा चौड़ाई बराबर y इकाई। अब आते हैं प्रश्न से। लिखा गया है क्या चीज
कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब? जब लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इससे एक्स और वाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई। क्षेत्रफल में कितना कम होता है? 9, तो 9 घटा दीजिए बराबर लंबाई में 5 इकाई कम और चौड़ाई में 3 बढ़ाना है। तो लंबाई में 5 इकाई कम कीजिए तो x माइनस 5, ये भी लंबाई है, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दीजिए तो y प्लस 3। यह आपका समीकरण संतुष्ट हुआ बराबर। अब इसको आगे बढ़ाना है, समझिएगा, तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9 बराबर, इसको गुना कर लीजिए। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई होगा, एक्स वाई, फिर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3x, फिर करेंगे तो माइनस 5y और माइनस 15। ये मैंने गुना करी, एक्स में वाई से करेंगे तो एक्स वाई होगा, एक्स में 3 से करेंगे तो 3x होगा, माइनस 5 में वाई से करेंगे तो माइनस 5y, माइनस 5 में 3 से करेंगे प्लस तो माइनस 15। ये दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ से क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? एक स्टेप और बढ़ाएंगे, आपके लिए समझ में आएगा। यहाँ हो जाएगा 3x अब माइनस 5y अब बराबर माइनस 15, और 9 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसलिए समीकरण बन जाएगा आपके बीच 3x माइनस 5y बराबर 9 में से 15 घटेगा तो आप समझते हैं ये क्या होगा? 9 में से 15 घटेगा तो माइनस में कितना आ जाएगा? 9 7 9 6 15, 6 आ जाएगा। तो ये आपके बीच कितना हो गया? 6 आ गया। ये हो गया समीकरण 1 हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण आपके बीच 1 हो गया। 3x माइनस 5y आपके बराबर में छोड़ दिए, और प्लस देखिए यहाँ पर एक स्टेप थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत होगी, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन में आप पड़ गए। यहाँ कैसा स्टेप होगा, यही थोड़ा दिक्कत है। यहाँ पे हम थोड़ा सुधारना चाहेंगे। ये 3x माइनस 5y जस के तस है, 15 को इधर ले जाइए, 15 को इधर, एक स्टेप आपको यहाँ पर मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। यहाँ पर माइनस 9 है, 15 को इधर लाइए माइनस, तो यहाँ पर 15 प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे 3x माइनस 5y लिखिए। तो आप देखिए 15 में से 9 घटेगा तो 6 बचेगा, तो यहाँ पे प्लस में 6 होगा, माइनस में नहीं बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि 9 जो है 15 में से घटेगा, ठीक है, 9 जो है 15 में से घटेगा, माइनस है तो 6 बचेगा, और 3x माइनस 5y ये जस के तस रह गया, इधर से उधर पलट दिया, इसलिए समीकरण 1 हो गया। पुनः काम इस पर और करना है, एक स्टेप और दिया गया है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दीजिए। तो फिर क्षेत्रफल वही बात है, क्षेत्रफल y एक्स वाई हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल को 67 वर्ग इकाई बढ़ा दीजिए। अब बराबर जो लंबाई है 3 इकाई बढ़ गया है, 3 इकाई नहीं, हाँ लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी, 3 इकाई बढ़ गया और चौड़ाई जो है 2 इकाई बढ़ गया। अब इसको आगे करेंगे, पुनः पर यही स्टेप है, यही लंबाई गुना चौड़ाई का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, कोई अलग नहीं है, यही यहाँ पर भी लगा है। ठीक है, अब आएंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ाइएगा इसको, तो एक्स वाई प्लस 67 गुना कीजिए, तो यह हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y और प्लस 3 दूनी 6, एक्स वाई कट जाएगा, प्लस में दोनों है, 67 माइनस 6 बराबर 2x प्लस 3y, इसलिए झुरा